नमस्कार साथियों। आज हम ऑनलाइन यूडाइस प्लस से विद्यालय का डीसीएफ भरना सीखेंगे। उसके लिए हमारे मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है उस पर जाकर आपको यूडाइस प्लस सर्च करना है। मेरे पास क्रोम है तो मैं क्रोम से सर्च करता हूँ। यूडाइस प्लस सबसे ऊपर ही udasplus.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जिसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इसका मुख्य पृष्ठ आ जाएगा, जिसमें होम के बगल में ये लॉगिन करें लिखा हुआ है। हो सकता है ये आपके इसमें इंग्लिश में आ रहा हो, तो यहाँ ऊपर जाकर भाषा का चयन करें, जिससे आप इसे इंग्लिश हिंदी दोनों कर सकते हैं। तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही प्रोफाइल और सुविधाएं, शिक्षक मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल आ जाता है। शैक्षिक वर्ष 2022-23 के लिए यूडाइस को सभी प्रधान अध्यापकों के द्वारा ऑनलाइन ही भरा जाना है। प्रोफाइल और सुविधाएं क्लिक करते हैं। प्रोफाइल और सुविधाओं पर क्लिक करते ही लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। यूजर नेम और पासवर्ड में यूजर नेम में आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड भरा जाना है और पासवर्ड आपको अपने ब्लॉक से बीआरसी से मिला हुआ होगा। पासवर्ड आप मैनुअली रीसेट नहीं कर सकते हैं, आपको ये ब्लॉक MIS से ही कराना पड़ेगा। तो चलिए डालते हैं यूडाइस पासवर्ड डालते हैं। इसके बाद कैप्चा डालते हैं 166। अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो रहा है, हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा यूडाइस का ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है। इसमें आप 3 बिंदु देख रहे हैं: डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF, प्रोफाइल फैसिलिटी एंड टीचर। तो इसके पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF प्रिंट आउट निकाल कर भर लेना है, जिससे हमारे DCF भरने में कम से कम गलती हो। जिन्होंने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे आई बटन पर क्लिक कर कर हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, या हमारे चैनल नई पहल बांधा पर जाकर उसे पर्सनली व्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने प्रोफाइल और मैनेजमेंट पर क्लिक किया है, जिससे एक नोट आ गया है। नोट में लिखा हुआ है कि बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट बिफोर सबमिटिंग डेटा। नोट में कुछ नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि चेक कर लीजिए ये आपके स्कूल का ही है कि नहीं है, स्कूल की कैटेगरी और आपकी क्लासेस सही लिखी हुई हैं कि नहीं। तो चलिए ओके करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन DCF कैसा है। तो इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं हमारे विद्यालय का नाम है, कैटेगरी लिखी हुई है, प्राइमरी स्कूल है हमारा, यूडाइस कोड लिखा हुआ है। अब डेटा कैप्चर के ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, 1.12, 1.17 से 2.2 और 2.27, इतने खंडों में हमारा DCF भरा जाना है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि लगभग 25 पन्ने हैं, जिसमें बहुत सारे खंड हैं। बहुत सारे खंडों के बहुत सारे प्रखंड हैं, उन प्रखंडों को भरकर DCF कंप्लीट करना है। इसमें काफ़ी लंबा समय लगने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ और, कि अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा इंग्लिश से आ रहा है, तो इंग्लिश से हमको नहीं भरना है। हमें अभी तक जो हार्ड कॉपी BRC द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी पिछले साल तक, वो हिंदी से होती थी और ज़्यादातर जानकारियाँ हमको हिंदी से ही है। इसीलिए हमें ये सिलेक्ट लैंग्वेज देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करके इसे हिंदी कर लेना है। जैसे ही हमने इसे हिंदी किया, अब देखिए मेरा पूरा DCF हिंदी से खुल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लिक करेंगे सबसे पहले खंड में 1.1, 1.7। एक चीज़ और साथियों जो बहुत ज़रूरी है, इसमें बैक बटन मत दबाइएगा। जैसे ही आप बैक बटन दबाएंगे सर्विस एरर मार जाएगी
और आपका ये लॉग आउट हो जाएगा। इसके लिए बैक जाने के लिए आपको ये डैशबोर्ड पर वापस जाए दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, बैक बटन नहीं दबाना है। जब भी आपको पिछले पेज में जाना हो तो डैशबोर्ड पर वापस जाएं पर क्लिक करें, उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करें। तो चलिए डेटा कैप्चर प्रारूप DCF डेटा कैप्चर फॉर्मेट शुरू करें। तो 1.1 से 1.17 तक स्थान का विवरण भरना है। इसमें देखिए स्कूल का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में PS कालू कुआं लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर दो तो स्टार जैसा या फिर कह दें @ बने हुए हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जिनके ऊपर भी डबल हैज या स्टार एस्ट्रिक बना हुआ है उनको आप स्वतः चेंज नहीं कर सकते, आप उनको मैनुअली चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा भी है कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल, क्लिक हेयर। आप यहाँ क्लिक भी करेंगे तब भी उसे आप मैनुअली चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अगले पोर्टल में चले जाएंगे जिसमें आपका लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। ये चीज़ें आपकी BRC-MIS द्वारा ही अपडेट की जा सकती हैं। तो जिन में स्टार डबल स्टार लगा हुआ है उसको स्क्रॉल कर दें, नीचे आए। स्कूल संपर्क विवरण, इसमें भी डबल स्टार है। प्रधानाचार्य प्रभारी का विवरण, इसमें भी है। हाँ, एक चीज़ साथियों, जैसे मोबाइल नंबर आपको चेंज कराना है तो मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको अपने ब्लॉक MIS पर संपर्क करना पड़ेगा, आप मैनुअली चेंज नहीं कर पाएंगे। तो और नीचे आए, स्कूल का प्रकार, स्कूल प्रबंधन समूह और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इन सब में स्टार लगा हुआ है, ये कुछ चेंज नहीं होगा। नीचे लिखा हुआ है अगला, तो अगले पर क्लिक करें। अगले पर क्लिक करते ही 1.18 से 1.38 खुल जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रतिवादी विवरण, इसमें भी आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। स्कूल स्थापना वर्ष, स्कूल मान्यता प्राप्त मिलने का केवल सरकारी सहायता प्राप्त, निजी असहायता प्राप्त स्कूल। अब इसके नीचे से आप भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.22 से ही आपको अपना DCF मैनुअली भरना है। तो हमसे पूछा गया है कि क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN के लिए एक विशेष स्कूल है, ज़्यादातर स्कूलों में नहीं है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने नहीं सिलेक्ट किया। हाँ सिलेक्ट करने पर आपको उसके स्कूल का प्रकार भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए 1.23, क्या ये पाली में चलने वाला स्कूल है? पाली में चलने वाले स्कूल से मतलब है क्या ये 2 पालियों में चलता है, यानी सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट। ज़्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश में संचालित स्कूल एक ही पाली के हैं, तो इसमें नहीं करेंगे। क्या स्कूल के समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है? अगर आपके यहाँ चलता है तो हाँ करिए, अन्यथा नहीं करिए। क्या यह आवासीय स्कूल है? आवासीय स्कूल यानी आपके यहाँ रेजिडेंस है कि नहीं है, तो हमारा आवासीय स्कूल नहीं है, तो नॉन रेजिडेंशियल हो जाएगा। अगर आप हाँ में क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन भी भरने पड़ेंगे। गैर आवासीय स्कूल है, क्या कोई छात्रावास है जहाँ इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं, तो नहीं है। अगर हाँ में क्लिक करेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे जिसे आप भर सकते हैं। गा नंबर, क्या बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि छात्रावास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो हमारे इसमें तो उपलब्ध नहीं है। 1.26, क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है? तो ज़्यादातर हमारे स्कूलों का प्रबंधन गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, तो ये किसी समुदाय द्वारा संचालित नहीं है, इसीलिए इसमें ना ही लगना है। जैसा कि हम इसमें अगर हाँ या ना में लगाएंगे तो इसमें हाँ या ना में नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे स्कूल जो है गवर्नमेंट द्वारा संचालित हैं। 1.27, क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? हाँ में लगाना है। स्कूल में पढ़ाने का माध्यम किसी विशेष
माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में माध्यमों। आपको इसमें आपके माध्यम लिखने हैं तो ज़्यादातर में मातृभाषा यानी हिंदी लगानी है। उसके बाद दूसरा माध्यम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप इंग्लिश या उर्दू रख सकते हैं। संस्कृत हमारे यहाँ ज़्यादातर स्कूलों में दूसरे माध्यम में नहीं आ सकती, तो हमने 2 ही मीडियम सिलेक्ट किए हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई और नेटिव लैंग्वेज है तो उस पर आप 99 अन्य माध्यम हो तो उस पर उल्लेख कर सकते हैं। 1.29 पर चलते हैं। विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, 3 भाषाओं का उल्लेख करना है तो सिलेक्ट करते हैं। पहला हमने हिंदी सिलेक्ट किया। कक्षाएं जिनमें भाषाएं सिखाई जाती हैं, कक्षाएं ज़्यादातर हमारी 1 से 5 तक सब में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो सारी कक्षाएं हमने सिलेक्ट की है। अब इसमें आप देख रहे हैं आपके इसमें लड़के लड़कियों की अलग अलग संख्या पूछ रहा है, तो लड़के लड़कियों की अलग अलग संख्या आपको इसमें देनी होगी, तो आप इसको अपने अनुसार भर सकते हैं। दूसरा, इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी आप कक्षा 1 या 2 को छोड़कर 3 4 ले सकते हैं, 3 4 5, और उसमें आप भर सकते हैं। इसे आप सब अपने अनुसार भर सकते हैं। 1.23 नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी। तो आपके पास जो भी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल हैं उनसे आपके स्कूल की दूरी लगभग निकाल कर आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ प्राथमिक स्कूल से 1 किलोमीटर है और उच्च प्राथमिक स्कूल भी लगभग सेम दूरी पर ही है। माध्यमिक स्कूल है नहीं हमारे पास में। उच्च माध्यमिक स्कूल से दूरी हमारी लगभग 3 किलोमीटर के लगभग है, तो इसे आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। क्या स्कूल तक सभी मौसमों तक पहुंचने योग्य सड़क है? जी हाँ, हमारे यहाँ है। आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। अनुदेशनात्मक दिनों की संख्या, हाँ, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर लोग ये गलत कर रहे हैं। अनुदेशात्मक दिनों की संख्या का मतलब है जितने दिन हमारा विद्यालय 2021-22 में खुला है, सरकारी आदेशानुसार उनकी संख्या लिखनी है। तो इसकी संख्या हम आपको लिखे दे रहे हैं। हम ज़्यादातर लोग ये गलत करते हैं, तो इसमें विशेष ध्यान दें। प्राथमिक में कुल दिवसों की संख्या 121 निकल रही है और उच्च प्राथमिक में कुल दिवसों की संख्या 127 निकल रही है। हमारे इसमें प्राथमिक का ऑप्शन दिया गया है जिसमें हम 121 दिन भरेंगे। 2021-22 में अप्रैल 2021 में कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन था। मई, जून, जुलाई, अगस्त ये सब लॉकडाउन में चले गए थे। सितंबर में 23 दिन, अक्टूबर में 21 दिन, नवंबर में 19 दिन, दिसंबर में 25 दिन। जनवरी 2022 में शीतकालीन और कोविड जारी रहा था, तो उसमें एक भी दिन विद्यालय नहीं खुला। फरवरी में 10 दिन और मार्च में 23 दिन खुला। कुल मिलाकर 121 दिन हो गए। जैसा कि मैंने बताया कि उच्च प्राथमिक यूपीएस स्तर के लिए 127 दिन विद्यालय खुला था, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 1.35 अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय प्रतिदिन अध्यापकों के स्कूल में ठहरने की घंटियाँ। तो प्राथमिक में ये लगभग 6.25 घंटे के लगभग है, क्योंकि 6 घंटे का विद्यालय हो गया। 15 मिनट पहले उपस्थिति का आदेश और आधा घंटा बाद तक उपस्थित रहने का आदेश है, इसलिए 6 घंटे 45 मिनट अध्यापक विद्यालय में औसतन उपस्थित रहता है। रुकिएगा, हमने लगता है प्राथमिक में 121 भर गया, जबकि हमें 1.3 में 121 भरना था। चलिए इसे सही कर लेते हैं, 121, और स्कूल में बच्चे ठहरने में ये जहाँ 121 भर गया है इसे 6 घंटे कर लेते हैं। चलिए, और अध्यापकों के लिए 6:45 को आप लगभग देखते हैं, 6:45,
ठीक है, यानी 6.4 को आप लिख सकते हैं, लगभग 7 घंटे लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे आइए। 1.36, क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जाए? जी हाँ, इसका कई बार आदेश आ चुका है में व्यापक और सतत मूल्यांकन। तो सी लागू है? हाँ, लागू है। वर्ष के दौरान कराए गए आकलनों की संख्या, लगभग 4 आकलन कराए गए थे, जिसमें बेस आकलन और त्रैमासिक आकलन भी शामिल है। सी किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है तो छात्रों की संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है? बिल्कुल, सब विद्यालयों में ये रखा जा रहा है, तो हाँ भरेंगे। यदि हाँ, तो छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है? जी बिल्कुल, हाँ भरेंगे। मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये सब हमारे जो है राज्य के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो इसमें राज्य भरेंगे। शैक्षिक सत्र कब शुरू हुआ? माह बताएं। शैक्षिक सत्र हमारा अप्रैल में शुरू होता है। अगले भाग में चलते हैं। 1.39 से 1.51 तक सब आपके जो प्रश्न होंगे वो सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए हैं। तो क्या आंगनवाड़ी स्कूल केंद्र परिसर के अंदर स्थित है? हमारे यहाँ नहीं है। अगर आपके यहाँ है तो लिखिए। अगर आप हाँ में लगाते हैं तो आपको आंगनवाड़ी कोड, आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण और खिलौने कठपुतली के बारे में जानकारी हाँ या ना में देनी होगी। तो ये आप भर सकते हैं। क्या बाल वाटिका का सही स्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी की जा रही है? जिसके यहाँ आंगनवाड़ी है वो बताए। क्या कोई स्कूल से बाहर बच्चे वाले स्कूल में नामांकित हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? तो विशेष प्रशिक्षण आउट ऑफ स्कूल के अगर कोई ले रहे हैं तो हाँ भरे, अन्यथा ना भरें। हमारे इसमें नहीं है तो हम नहीं भर रहे हैं। अगर आप हाँ में सिलेक्ट करते हैं तो आपको उनकी संख्या अलग अलग देनी होगी। इस चीज़ का डेटा जरूर तैयार कर लें। 1.42 में आइए। वर्तमान वर्ष 2022-23 में उपचारात्मक शिक्षा यानी रिमेडियल टीचिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या। रिमेडियल सबको दिया गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि कोविड के कारण जो नुकसान हुआ उसको पूरा करने के लिए रिमेडियल टीचिंग का प्रावधान था। तो अपने विद्यार्थियों की संख्या पूरी भर देनी है जो भी 22-23 में आपके यहाँ है। हमारे यहाँ 106 है। शिक्षा में सुधार वृद्धि, कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र, लगभग सभी की संख्या इसमें भरी जानी है। अगर कुछ बच्चे आपके यहाँ ऐसे भी हों जो किसी भी प्रकार की पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आप उनको माइनस करके इसमें संख्या भर सकते हैं। चूँकि समय ज़्यादा लग रहा है इसीलिए हम इसे भरते हुए ना चलकर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आपको जहाँ पर दिक्कत आए वहाँ पर आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए 1.44 गत शैक्षिक वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा। ये बात अब देखिए, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ जितने अधिकारी वगैरह जाते हैं तो सभी जो भी व्यक्ति निरीक्षण पंजिका पर अपने साइन करता है उन्हीं का दौरा मान्य होगा। जो भी अपने प्रेरणा पोर्टल के द्वारा सर्वे किया गया है या सपोर्टिव सुपरविज़न किया गया है उन्हीं का दौरा मान्य होगा। तो इसमें आपके खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ, आपके एसआरजी, आपके एआरपी, डाइट मेंटोर और डीसी और आपके बीएसए ये आ जाते हैं। तो आप इनको अपनी संख्या के अनुसार भर सकते हैं। जब आप इनकी संख्या भरेंगे तो इनको खंडों में भी पूछा गया है, यानी आपके यहाँ बीआरसी से कौन आया। सीआरसी का मतलब है आपका जो मुख्यालय है, मुख्य मुख्यालय यानी बीएसए ऑफिस से कौन आया। और जिला स्तरीय राज्य अधिकारी दौरों की संख्या, यानी कुछ टीमें बनाई जाती हैं, जैसे बीच में 20 टास्क फोर्स बनाई गई थी हमारे ज़िले में, तो उसमें से अगर आपके यहाँ आए हों तो उनकी संख्या आपको लिखना है। 1.45 पे चलते हैं। क्या आरटीई मानदंडों के स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? सबके यहाँ किया गया है। अभी हाल ही में 27 से 30 दिसंबर के बीच में 2022 तक हमारे यहाँ एसएमसी गठन हुआ है, तो आप इसमें हाँ कर सकते हैं। बैठकों की संख्या लिखनी होगी। तो हर
महीने हम लगभग एक बैठक का आयोजन जरूर करते थे। तो बैठकों की संख्या आप निकाल सकते हैं। 1.46 में आ जाइए। क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है? हाँ, ये ज़रूरी है कि ये आपको पता होना चाहिए। स्कूल निर्माण समिति में आपके खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक और एसएमसी अध्यक्ष, इन तीन को मिलकर बनाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ है तो उसमें हाँ करिए, अन्यथा नहीं करिए। 1.47, क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के तहत पंजीकृत है? बिल्कुल। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि PMS पोर्टल पर ID बनाई जा रही है। अब SMC का भुगतान जो है PFMS पोर्टल से ही होना है, इसीलिए इसमें हाँ होगा। स्कूल में बहुकक्षा कक्ष अपने अनुसार भरिए। अगर हैं तो उनकी संख्या अलग अलग देनी होगी, इसका डेटा ज़रूर तैयार कर लें। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर के भाग है? इस चीज़ का आप देख लें अपने अनुसार। 1.50, 1.51 पे आइए। क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की है? जी हाँ, इसमें हम लोग को आदेश आया था, इसमें सब ने गतिविधि शुरू की है, तो इसमें आपको हाँ लिखना है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये खंड हमारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है। तो इसके लिए आपको अपना पाठ्य पुस्तक रजिस्टर लेकर बैठना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक सेट पूरा प्राप्त हुआ है। तो इस बार तो हमारे जनपद में किताबें देर से प्राप्त हुई थी, तो उसी के अनुसार आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप अपने विकास खंड में BRC में बात करके इसकी जानकारी ले सकते हैं, या आप अपने शिक्षक संकुल से भी बात करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो और नीचे चलते हैं। इस पेज में पूरी जानकारी जो है निःशुल्क प्रदान की जाने वाली चीज़ों से संबंधित है, इसीलिए इसे आप अपने अनुसार भर सकते हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। शिक्षण अधिगम वर्तमान शैक्षिक वर्ष 2022-23 सामग्री आदि पर मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPE। तो 1.53.1 कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, इसको नहीं भरना है, ना ये क्लिक होगा। इसी तरह 1.53.2 भी नहीं क्लिक होगा। 1.53.3 से हमें आगे भरना है। तो इसमें पूछा गया है क्या सहायक उपकरण बनाए गए हैं? तो जी हाँ। दूसरा पूछा गया क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन के लिए प्रयोगशालाएं आदि आयोजित करता है कि नहीं है? जी बिल्कुल, हाँ भरेंगे इसमें। सीखने के परिणामों की पहचाने गए हॉट स्पॉट की संख्या, इसमें 000 ही रहेगा। इसी प्रकार साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त छात्राओं की संख्या, मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी हमारे यहाँ शून्य है। अगले पेज पर चलते हैं। स्कूल सुरक्षा से संबंधित ये खंड है। तो क्या SDMP बनाई गई है? जी हाँ, सबके यहाँ बनाई जाती है। अंकेक्षण की गई है? जी हाँ। तीसरा है क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है? जी हाँ। क्या स्कूल में CCTV कैमरा उपलब्ध है? हमारे यहाँ नहीं है। क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है? जी हाँ। क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है? जी नहीं। अगर आपके विद्यालय में है तो आप हाँ कर सकते हैं। क्या छात्र शिक्षक स्कूल सुरक्षा आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं? नहीं। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जाता है? नहीं। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है? बहुत सारे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस बार
महाशक्ति वाला प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें उनको अनुदान दिया गया था। हमारे स्कूल में नहीं मिला। अगर आपके स्कूल में मिला हुआ है तो उसमें आप हाँ कर सकते हैं। अगर आप हाँ करते हैं तो नीचे के बिंदुओं को आपको भरना होगा। हमने नहीं किया है तो इसीलिए हमारे इसमें वो नहीं भरना पड़ेगा। तो चलिए, क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं? जी हाँ। क्या सभी शिक्षकों ने प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त किया है? जी नहीं। तो 1.54.11 में अगर आप उत्तर हाँ में देते हैं तो आपको ये कॉलम भरने होंगे। क्योंकि हमने नहीं में दिया है तो हमारे ये कॉलम नहीं भरे जाएंगे। 0.12 सभी हितधारकों एसएमसी माता पिता वरिष्ठ छात्र वरिष्ठ छात्राएं को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा अंकेक्षा की आवृत्ति। तो अगर जितनी बार आवृत्ति हुई है तो उसकी संख्या आप दे सकते हैं। अगर नहीं हुई है तो आप 0 लिख सकते हैं। अब आ जाता है पीजीआई और अन्य संकेतक। पीजीआई का तात्पर्य परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स। ये एक प्रकार की इंडेक्स है। इसमें कई मानकों पर आपके स्कूल का विश्लेषण किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल में कुल कार्य दिवसों के मुकाबले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है? जी हाँ। यदि हाँ तो एक स्कूल में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की कुल संख्या का उल्लेख करें। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये ज़्यादातर लोगों का गलत हो जाता है। 1.55.1 में देखिए, हमने हाँ में लगाया तो अब हमसे संख्या पूछ रहा है। इसमें बहुत सारे लोग बच्चों के एमडीएम जितने लोगों ने लाभ प्राप्त किया है उसकी संख्या लिख देते हैं, जबकि वो हमसे पूछ रहा है भोजन की कुल संख्या का उल्लेख करें। जितने दिन एमडीएम बना हुआ है वो हमसे उतनी संख्या पूछ रहा है। तो अभी हमने जितने दिन विद्यालय खुला उन सब दिन एमडीएम बनता है। अभी हमने बताया था कि हमारे यहाँ 121 दिन स्कूल खुला है और 121 दिन एमडीएम लागू हुआ है। चलिए 1.52 खोलते हैं। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है, जिनकी विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रिक डाटा में बेस में व्यवस्था है। तो सभी की इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस में व्यवस्था की जा चुकी है, जिसमें हम EHRMS कोड कहते हैं। तो अपने विद्यालय के शिक्षकों की संख्या आपको लिख देना है। हमारे यहाँ 2 हैं तो हमने 2 लिख दी। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है? जी हाँ। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है? नहीं। अगर आपका यहाँ ये सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो चुका है तो आप हाँ में जवाब दे सकते हैं। तो क्या स्कूल सहकर्मी शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है? जी हाँ। इसमें आपका स्कूल एक आदर्श स्कूल है? नहीं। अगर आपका है तो आप इसमें हाँ में लगा सकते हैं। शिक्षक की तस्वीरें प्रदर्शित किया गया है। इस समय आदेश आया था हमारे शिक्षक का फ्लैक्सी बोर्ड लगवाने का, तो उसमें सभी स्कूलों में लगाया ही गया है, तो आप हाँ में लिख सकते हैं। विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया गया है? जी हाँ, लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के रूप में छात्रों की उपस्थिति के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं करिए। शिक्षकों के भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है? इसमें भी नहीं करिए। युवा क्लब का गठन अगर आपके विद्यालय में किया गया है तो हाँ करिए, हमारे विद्यालय में नहीं किया गया। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब है? नहीं। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों के शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए? नहीं, कोई पहचान पत्र जारी नहीं किए गए। राज्य SSA स्वप्रमाणन प्राप्त किया गया है? जी नहीं। अगले पेज पर चलते हैं। ये आपको थोड़ा सावधानी से भरना होगा। इसके लिए आप अपनी कैश बुक या अपने वित्तीय लेखा जोखा को खोल कर बैठिए, फिर इसको सावधानी से भरिए। वित्तीय मामलों से संबंधित ये खंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसमें कि संयुक्त स्कूल अनुदान।
तो इसमें आपको कंपोजिट ग्रांट भरना है, कितने रुपए आई और कितने रुपए खर्च हुई। दूसरा पुस्तकालय अनुदान उस समय 5,000 आया हुआ था, तो आप इसमें 5,000 लिख सकते हैं। बड़े मरम्मत के कार्य हेतु भी अगर आपको अलग से कुछ विद्यालय का पैसा मिला हो तो उसे आप लिख सकते हैं। खेल एवं शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान, इसका भी 5,000 आया था, इसमें आप 5,000 लिख सकते हैं। मीडिया और सामुदायिक जुटाव हेतु अनुदान, कोई अनुदान नहीं मिला। एसएमसी हेतु प्रशिक्षण हेतु अनुदान, जी हाँ, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया था। अगर आपके विद्यालय में भी आया है तो आप लिख सकते हैं। हमारे यहाँ ये 600 रुपये आया था। प्री स्कूल स्तर पर सहायता हेतु अनुदान केवल प्राथमिक स्कूल अनुभागों के लिए, तो कोई अनुदान नहीं मिला, इसमें आप 0 रहने दें। स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, एनजीओ द्वारा अगर आपको कोई पैसा मिला है तो उसमें हाँ करिए, अन्यथा ना करिए। पीएसयू यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इससे भी आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, तो इसमें नहीं करिए। समुदाय द्वारा, जी नहीं। अन्य, नहीं। हमारे यहाँ कंपोजिट ग्रांट ही आती है, जो हमने ऊपर हाँ में जवाब दे दिया है। चलिए 1.6, स्कूल में निम्नलिखित संपत्ति इन्वेंट्री रजिस्टर। 1.60 में सभी खंडों में हाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ मदे भी, इनका भी रजिस्टर बना हुआ है, खेल उपकरण का रजिस्टर बना हुआ है, पुस्तकालय का भी रजिस्टर बना हुआ है, तो इसमें आप हाँ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल, तो चलिए स्कूल की स्थिति, गवर्नमेंट स्कूल है हमारा, और गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कर देते हैं। अगर आपका कोई अन्य भवन है, जैसा कि दूसरे किराए के परिसर में चल रहा है या फिर किसी चीज़ में चल रहा है, तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट है, तो हमने गवर्नमेंट किया। स्कूल भवन के प्रकार में आप सक्रिय बिल्डिंग, पक्का ब्लॉक, तो ज़्यादातर स्कूलों में कायाकल्प के द्वारा पक्का ब्लॉक ही है, तो इसमें आप पक्का ब्लॉक लिख सकते हैं और उसमें उसकी संख्या दर्शा सकते हैं। तो बिल्डिंगों की संख्या आपके यहाँ जितना हो, जैसे आपके यहाँ पहले प्राइमरी और यूपीएस अलग अलग था, अगर वो अब कंपोजिट हो गया तो वहाँ कई ब्लॉक्स होंगे, तो आप उसकी सामूहिक संख्या यहाँ दे सकते हैं। चार दीवारी का प्रकार देख सकते हैं, इसमें आपको पक्का और टूटा हुआ, फेंसिंग वायर वाली, हैज, बार यानी नो बाउंड्री वॉल्स, या फिर अन्य कुछ है तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपके अनुसार। हमारे यहाँ पक्का बाउंड्री वॉल है तो हमने पक्का लगाया हुआ है। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण यहाँ पे देना है। पूर्व प्राथमिक, इसमें क्लिक नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व प्राथमिक कक्षाएं अभी नहीं चलाई जा रही हैं। प्राथमिक में आप कक्षा की संख्या दे सकते हैं, कुल कक्ष लिख सकते हैं। अगर कुछ निर्माणाधीन है तो उसकी संख्या दे सकते हैं, अथवा जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुछ है तो उसकी संख्या दे सकते हैं। चलिए 2.4, स्थिति के अनुसार पठन, कक्षा का ब्यौरा दे सकते हैं। तो जैसे पक्का है आपका तो अच्छी स्थिति में है तो उसको आप संख्या दे सकते हैं। अगर आंशिक रूप से पक्का है यानी दीवारें बनी हुई हैं लेकिन टिन शेड या किसी अन्य प्रकार का छप्पर लगा हुआ है तो उसमें आप इसे आंशिक रूप से दे सकते हैं। कच्चा या तंबू, तो ज़्यादातर में पक्का ही है तो उसके अनुसार आप अपनी संख्या और डेटा दे सकते हैं। कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या पूछी गई है। इसमें आप का किचन शेड और आपका प्रधानाध्यापक कक्ष आ जाएगा, तो इसको आप अपने अनुसार दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शौचालय की सुविधा, क्या स्कूल में शौचालय है? अगर हाँ है तो इसमें आपको निम्नलिखित विवरणों को भरना होगा। CWSN यानी विकलांगों के लिए अगर शौचालय है तो उसकी सूचना अलग से भरनी होगी। इसी प्रकार 2.5 में दिए गए
कार्यात्मक शौचालयों मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितनी शौचालयों मूत्रालयों में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है? तो अगर आपके विद्यालय में ये सुविधा है तो उसकी संख्या लड़के लड़कियों के रूप में भर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। हाथ धोने की सुविधा ज़्यादातर है क्योंकि हैंड वॉशिंग का निर्माण पिछले कायाकल्प में ही कराया गया था। क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं भरिए। और अगर वो पीने का पानी आपका मान लीजिए कुएं से या बोरवेल से या फिर नल का पानी है तो उसमें हाँ ना करके आप जवाब दे सकते हैं। चलिए, वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है तो आप उसमें हाँ लगाइए, अगर नहीं है तो नहीं लगाइए। ज़्यादातर विद्यालयों में भोजन के पहले और बाद में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है तो इसमें हाँ होगा। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है? अगर आपके विद्यालय में बिजली कनेक्शन है तो हाँ लगाएं, अगर नहीं है तो नहीं लगाएं। सोलर पैनल हाँ या नहीं। अब आ जाइए 2.10 में। इसमें आपको पुस्तकालय से संबंधित सूचना देनी है। तो अगर आपके विद्यालय में पुस्तकालय हाँ लगाते हैं तो आपको पुस्तकों की संख्या देनी होगी। बुक बैंक से मतलब आपके यहाँ जितनी किताबें हैं तो उससे है। ये पुस्तकालय जैसा ही होता है लेकिन पहले बुक बैंक बनाए गए थे तो इसमें ज़्यादातर नहीं है। पढ़ने का कोना यानी रीडिंग कॉर्नर, बहुत सारे विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं है, रीडिंग कॉर्नर है तो आप रीडिंग कॉर्नर में हाँ लगा सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं। 2.1 आप कर सकते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य जांच के मापदंड, इसमें अगर आपके यहाँ स्वास्थ्य कैंप लगा हुआ है तो उसके अनुसार ये आप भर सकते हैं। और नीचे आते हैं। स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने हेतु कूड़ेदान सभी विद्यालयों में हाँ है। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है? तो अगर आपके विद्यालय में है या आंशिक रूप से है तो उसके अनुसार इसको आप भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके यहाँ पे आपको संख्या भी भरनी होगी अगर आप हाँ या आंशिक रूप से हाँ भरते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूलों में भौतिक सुविधाएं उपकरण प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष है तो हाँ, पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है तो हाँ, ये भर लेंगे। चलिए नीचे चलते हैं। प्रयोगशालाएं हैं तो उसकी संख्या आप दे सकते हैं। और नीचे निम्नलिखित उपकरण हैं। बहुत सारे विद्यालयों में ऑडियो वीडियो उपकरण आ चुके हैं तो उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। बायोमेट्रिक कहीं पर भी नहीं है तो इसको आप ना लिख सकते हैं। चलिए अगले भाग पे चलते हैं। कंप्यूटर और डिजिटल पर बहुत ही कम विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध हैं तो ये आप अपने अनुसार भर सकते हैं। नीचे आते हैं। इंटरनेट सुविधा ज़्यादातर विद्यालयों में नहीं है तो हमारे यहाँ तो नहीं है। आगे आते हैं। हाँ, 2.26 में देखिए, क्या शिक्षक के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है तो इसमें आपको घंटों की संख्या या सप्ताह लिखना है। तो आप इसको, जैसे हम इसको सप्ताह में 1 या 4 घंटे लिख सकते हैं तो 4 घंटे इसमें आप कर देंगे। चलिए आगे आते हैं। देखिए, इसको भरते ही सबसे नीचे हमारा आया जमा करें या डैशबोर्ड पर वापस जाएं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जमा करने से पहले पूरा DCF आपको एक बार पुनः चेक कर लेना है ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने से हम बच जाएं। तो हम अभी इसे सबमिट नहीं करेंगे, एक बार पुनः चेक करने के बाद ही हम अपना DCF जमा करेंगे। जैसे ही आप जमा करें पर क्लिक करेंगे आपका DCF सबमिट हो जाएगा। हम अभी डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। 2.27
तक हमारा भरा जा चुका है। एक बार इसे आप ज़रूर चेक कर लें। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपने अपना DCF बहुत ही सरलतापूर्वक और स्टेप बाय स्टेप देखकर ज़रूर भर लेंगे, जिससे आपको असुविधा नहीं होगी। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।